पापा को ही माइंड में आया था, मुझे तो आया भी नहीं था कि गिनीज़ अटेम्प्ट करना है। बट जब उन्होंने मुझे बोला ना कि हाँ हम गिनीज़ में ट्राई करते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हुई कि इंडिया बुक में तो है बट गिनीज़ में ट्राई करते हैं। गिनीज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हर पर्सन जानता ही जानता है। मुझे ऐसा लगता है अगर मुझे वो फाइनेंशियल एड मिल जाए इंटरनेशनल जाने के लिए, और मुझे इतना पता है अगर मुझे 1 या 2 भी इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स मिल गई, मैं इंडिया के लिए पक्का कुछ ना कुछ लेके आऊँगी, क्योंकि मेरा आर्टिस्टिक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। और अगर मेरे को ट्रिक्स में हेल्प हो गई तो आई फील कि इंडिया एक बहुत अलग लेवल पे जाएगा स्केटिंग के अंदर। हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने जा रहे हैं। आदाब अर्ज़ है प्यारे दोस्तों, आज तुहाडी मुलाकात एक यंग स्केटर जानवी नाल कराउने आ। जानवी गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स विच अपना नाम दर्ज कर चुकी है। अपने मापियां दा, अपने स्कूल दा, अपने इलाके दा सिर जानवी ने फखर नाल उच्चा कीता। जानवी ने यह मुकाम अपने बलबूते ते हासिल किया। कोई स्पेशल कोचिंग नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, बस जुनून सी जो उसनू इत्थों तक ले आया। हाँ, जानवी दी हौसला वजाई करन लई उसदे पिता हमेशा उसदी पिठ पिछे चट्टान वांग खड़े ने। मेरा नाम मुनीश जिंदल है, स्केटर जानवी दा फादर। जानवी शुरू तो एडवेंचरस रही है, तो मैं चाहते सी कि वो स्केटिंग जो कर रही है इंटरनेशनल लैवल पे अज तक इंडिया का कोई गोल्ड मैडल या मैडल नहीं सीगा। वो गोल्ड मैडल लेके आए हुए, इंटरनेशनल गोल्ड मैडल पहली बने जरा कि इंटरनेशनल गोल्ड मैडल लेके आ रही है इंडिया वास्ते। गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक इस तरह की पुस्तक है जिस विच दुनिया भर के लोगों वालों बनाए रिकॉर्ड्स नूं संग्रहित किया जाता है। गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किस तरह बनी, किसने बनाई, आओ तुहानूं थोड़ा जिहा इस मुतलक दसदे हां। दरअसल 1951 सर ह्यूग बीवर नाम के एक व्यक्ति का किसी पार्टी च अपने दोस्त नाल आर्गूमेंट हो गया कि यूरोप का सब तो तेज बर्ड किहड़ा है। फिर इत्थों यह आइडिया डिवेलप होया कि क्यों ना कोई इस तरह की किताब छापी जाए जिस विच दुनिया भर के रिकॉर्ड्स दर्ज होण। गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अपना भी एक रिकॉर्ड है कि यह वर्ल्ड की हुण तक की बेस्ट सेलर किताब है। इस किताब च ओही लोग अपना नाम दर्ज करा सकते हैं जिन्हां च विश्व स्तर का कोई टैलेंट होवे ते ओ रिकॉर्ड कोई होर ना तोड़ सकता होवे। ते ए रिकॉर्ड जानवी ने बनाया है। एक काम कितना औखा सी, जानवी तो खुद सुन लो। 1 साल का प्रोसीजर है, इतनी सी भी कोई मिस्टेक होगी ना पूरा साल वेस्ट है एक तरह से। जानवी ने अपने करियर की शुरुआत निक्की उम्र तो की थी। काफी कॉम्पिटिशन्स विच भाग लिया, कई पदक जीते। जानवी ने स्केटिंग विच काफी इनोवेशंस भी कीतियां, जिवें उसने भंगड़ा ऑन स्केट्स इंट्रोड्यूस किया। जानवी की कहानी प्रेरणादायक तो है ही, पर इस वड्डी प्राप्ति तो बाद भी जानवी दे पिता नूं शिकायत है समाज तो भी ते सरकार तो भी। ये इंटरनेशनल पिछले 5 साल तो एलिजिबल है बट नहीं जा पाई। रीजन कि एक बार इंटरनेशनल जाने का मतलब है कम से कम 5 लाख का खर्चा, और मैडल के वास्ते ट्राई करनी है तो तुहाडे वास्ते इंटरनेशनल कोचिंग जरूरी है, जिहदे वास्ते एक कोचिंग तुहानूं 15-20 लाख तो कटनी पेगी। मैं उन्ना कैपेबल भी नहीं है। नेशनल तक मैं अपने बूते से पहुँचाता बट इंटरनेशनल नहीं पहुँचा सकता। एक बच्चा जो स्केटिंग च नेशनल चैंपीयन है अपने बूते से बने है, वो वास्ते कोई पैसा नहीं है, गवर्नमेंट कुछ नहीं लगाती। एक वो भी कोटा होना चाहिए। कहते ने ना कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वो दुनिया बदलते जा रहे हैं।
ਇਸ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਲੀਕਾ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। जानवी, द अनम्यूट स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं जब अपने स्कूल डेज़ में थी ना, तो मैं सोचा करती थी, जब ये गिनीज़ बुक का नाम सुना था तभी तो तब ना मन में आता था कि कैसे इस तक पहुंचा जाए। तो अभी आपका नाम तो आ चुका है, तो आपको यहाँ पे इनवाइट करने के पीछे मेरी क्यूरियोसिटी भी थी कि मैं पूछूं कि वो कैसा सफ़र था, प्रोसीजर कैसा होता है, वो टीम आपको अप्रोच कैसे करती है, जहाँ आप उन तक अप्रोच करते हैं। तो जब टीम आपके पास पहुंचती है तो कैसी फीलिंग्स होती हैं, मन में कैसा डर होता है, मतलब ओवरऑल प्रोसीजर क्या था। मैं चाह रही हूँ कि वो जो रियल फीलिंग्स हैं तो आप वो हमारे साथ यहाँ पे शेयर करें। प्रोसीजर बहुत इजी है, मैं ये नहीं कहूँगी मुश्किल है, बट ऑफ कोर्स बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे गिनीज़ वालों के जी। एंड पेशेंस आपको बहुत चाहिए। मतलब मैंने पहले भी एक बार अप्लाई किया था एंड मेरा रिकॉर्ड रिजेक्ट हो गया था उनकी तरफ से। एंड मैं बहुत सैड हुई थी कि क्यों रिजेक्ट हुआ, कि मेरा क्यों नहीं आ पाया। तो यहाँ पे पेशेंस बहुत चाहिए होता है, क्योंकि हम एक बार भेजते हैं, वो अप्रूव करते हैं कि आप ये रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर सकते हो। उसी को 2 महीने लग जाते हैं। एंड आफ्टर आपका वो आ गया कि आप कंफर्मेशन कर सकते हैं, आप करोगे, आपको महीना 2 महीने वैसे लग जाते हैं। एंड लेटर ऑन उसके बाद भी आपको अप्रॉक्सली आई थिंक 6 to 7 months उनके अप्रूवल के लिए आते हैं कि अब आप गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। ये सब कुछ के बाद अगर आपका रिजेक्ट हो जाए, दैट्स मतलब बहुत पेशेंस चाहिए होती है। जानवी, जब मतलब आप बता रही हैं जो, तो कम से कम 8-9 महीने 1 साल का ये पूरा प्रोसीजर होगा, है ना। तो उसके बाद भी रिजेक्शन आ जाए तो वो जो एक टेन्योर है पूरा 1 साल का, तो बंदा हर रोज़ अपनी ईमेल चेक करता है ना, ये ऐसा रहता है ना। बहुत ज़्यादा, मतलब जब वो डेट आने वाली होती है ना, तो हमेशा ईमेल पे देखते रहो कि आ गया नहीं आया। वो लाइक मन में जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती उसको। ईमेल ओपन करने के पहले आप अरदास या कुछ प्रे करती होंगे ना, यार हो जाए हो जाए। हाँ, मतलब जैसे लाइक अभी गिनीज़ वालों का आया था ना, जब मेरा अप्रूव हो गया तो मुझे ईमेल दिखी एंड मैं इतना टेंस थी उसे खोलने से पहले, क्योंकि पहले रिजेक्शन आ गया था। एंड सेकंड टाइम मैं बहुत टेंस थी कि अब क्या हुआ है। एंड मैं बहुत खुश थी कि मेरा अप्रूव हो गया है जी। अच्छा, तो फिर वो टीम अप्रोच करती है या आप उन तक पहुंच करते हैं, जब अपने रिकॉर्ड्स भेजते हैं, जब वीडियोस होती हैं, तो क्या प्रोसीजर क्या है, ये मुझे क्यूरियोसिटी है। पहले तो आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो आप उनके किसी भी पर्सन को बुला के अपना रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी अपना बना के ऑनलाइन उन्हें सबमिट कर सकते हैं जी। ऑफ कोर्स जो आप खुद बनाओगे उसमें थोड़े रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा होंगे, आपको खुद को, क्योंकि बीइंग नॉट अ गिनीज़ पर्सन नहीं पता होगा हर चीज़, तो वहाँ पे एक पॉइंट आ सकता है कि मुश्किल हो। बट इफ़ यू वांट कि आपको फ्री करना है तो वो ऑप्शन सबसे बेस्ट रहता। तो आपने कौन सा वाला अटेम्प्ट किया? मैंने खुद अपनी वीडियोस बना के भेजी थी उन्हें ऑनलाइन, एंड आई थिंक हमने रिकॉर्ड अटेम्प्ट की अराउंड 4-5 एंगल से वीडियोस बनाई थी। 3 विटनेसेस को बुलाया था जो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं होने चाहिए, एंड 2 टाइम कीपर्स को जी। तो ये पूरी टीम थी हमारी और हमने रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया। मेन चीज़ तो जब रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर रहा इतना टेंस होते हैं ना। मुझे याद है कि मैं अटेम्प्ट करने लगी थी, बहुत बार मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे से होगा नहीं, प्रैक्टिस करी हुई थी बट फिर भी नहीं पता होता कि हमें आया हुआ था कि 30 सेकेंड्स में एटलीस्ट 21 तो करने ही करने हैं जी। एंड मेरी प्रैक्टिस में अराउंड 26-27 जा रहे थे आराम से, बट फिर भी एक टेंस फीलिंग होती है ना कि अगर नहीं हुआ फाइनल अटेम्प्ट में क्या होगा, तो वो सब कुछ माइंड में था। बट तो आपको मोटिवेट किसने किया कि भाई आप में ये स्किल है, आप में ये जुनून है, तो आप इस हद तक जा सकती हैं, तो आप गिनीज़ में ट्राई करें? पापा को ये आइडिया आया था पहली बार कि गिनीज़ में करना चाहिए। उससे पहले हमने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अटेम्प्ट किए थे। गिनीज़ के मैं कहूँ कि थोड़े ज़्यादा रूल्स होते हैं जी। तो पापा को ही माइंड में आया था, मुझे तो आया भी नहीं था कि गिनीज़ अटेम्प्ट करना है जी। बट जब उन्होंने मुझे बोला ना कि हाँ हम गिनीज़ में ट्राई करते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हुई कि इंडिया बुक में तो है बट गिनीज़ में ट्राई करते हैं। गिनीज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हर पर्सन जानता ही जानता है, एंड वहाँ पे रिकॉग्निशन पाना इज़
इट्स टू हार्ड टू टफ। और ये तो आप लकी हैं कि ऐसा हो गया। और फिर उसके पहले आपने रिसर्च किया होगा क्या है, कैसे पहुंचा जाए, क्या कुछ, तो पापा ने पूरी हेल्प करी? हाँ, पापा मेंटर रहे आपके, क्योंकि मतलब आपकी जर्नी तो सेल्फ मेड ही है, तो आप सेल्फ मेड आर्टिस्ट हैं, या मैं क्या कहूँ कि अचीवर हैं। पापा ऑफिस से आते थे, हम दोनों लैपटॉप लेके बैठ जाते, वीडियोस देखनी कि कैसे अप्लाई करना है, जिन्होंने अप्लाई कर लिया कैसे करा, बहुत वीडियोस देखी हमने, मैं कहूँगी। मैं इसी सवाल के इर्द गिर्द इसलिए घूम रही हूँ कि जो बच्चे इस चीज़ को पाने के लिए अपना माइंड सेट कर रहे हैं, तो उनके कुछ ग्लिच तो होंगे दिमाग में, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ों को देखना और प्रैक्टिस करना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो कितने टाइम में आपको ये समझ लगा कि भाई अप्लाई ऐसे करना है, यहाँ तक पहुँचना है, ऐसे समझने में कितना टाइम लग गया? आई थिंक उनकी एक बुकलेट होती है, बहुत मोटी होती है, ऑनलाइन मिल जाती है, उसे ही पढ़ने में बहुत टाइम लग गया, बिकॉज उसके फॉन्ट इतना छोटा छोटा था ना। आई रिमेंबर कि मैं बैठी वो बुकलेट के साथ, पापा इधर वीडियोस देख रहे हैं, एंड पढ़ती रही 2 घंटे लग गए मुझे उसे पढ़ने में। ओह, इतनी मोटी थी। एंड आफ्टर रीडिंग ऑल्सो आपके आधी चीज़ें आपके ऊपर से निकल जाती हैं, तो हमें, मैं कहूँगी, बहुत टाइम लग गया। एंड ये चीज़ बहुत थी कि इतने टाइम लगेगा, मतलब 1 साल का प्रोसीजर है, इतनी सी भी कोई मिस्टेक होगी ना, पूरा साल वेस्ट है एक तरह से, है ना। तो हमें वो था कि टाइम लग जाए अप्लाई करने में, बट ठीक तरह अप्लाई हो। और आई थिंक अप्लाई करने से पहले हमें अराउंड 1 मंथ लग गया पूरे प्रोसीजर को वीडियोस देखने में, समझने में, और लोगों से पूछने में जिनका हो चुका अटेम्प्ट, तो उनसे ट्राई किया कांटेक्ट करने। कितने लोग आपके कांटेक्ट में आए? तो कुछ सही भी गाइड कर देते हैं, कईयों को जेलस भी होती होगी कि भाई पहुंच ना जाए, तो ऐसा भी कुछ रहा? हमने आई थिंक एक ही पर्सन को कांटेक्ट किया था, एंड वी फेल्ट कि वो उन्होंने अच्छा गाइड किया, जो हमने भी पढ़ा था उनकी बातों से मैच कर रहा था। तो हमें उससे ही काफ़ी हौसला लगा कि हाँ, हम जो कर रहे हैं मे बी हम राइट पाथ पे हैं। जानवी, आपके दिमाग में ये कैसे आया सिर्फ और सिर्फ स्केट्स? उसमें इनोवेशन की बात तो बाद में आती है, पर आपने स्केट्स को चूज़ क्यों किया, कैसे किया? मैंने कभी भी प्रोफेशनली स्केटिंग नहीं चूज़ करी थी, और बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मतलब हम शॉपिंग कर रहे थे, एंड आई जस्ट सॉ द स्केट्स, मेरे को लगा कि ट्रायल के लिए पड़े, फ्री के पा के देखते हैं क्या होता है। मैंने पाए, और पापा ने पीछे से धक्का दे दिया, और मैं बैलेंस बनाने लग पड़ी। एम्प्लॉयज़ भी हैरान थे कि पहली बार लड़की पा रही है और बैलेंस बना रही है। तो हमें वो चीज़ देख के लगा कि क्यों ना लेके देखते हैं क्या होगा। एज़ फॉर भांगड़ा या फ्री स्टाइल कह लो, ये सब कुछ पापा के माइंड में था कि कुछ ऐसा कराना है जो एक तो टीम ना हो, मैं इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली उसकी प्रैक्टिस कर पाऊँ, प्लस मुझे कहीं अलग से स्टेडियम या कहीं ऐसी जगह ना जाना पड़े प्रैक्टिस के लिए। तो इस कारण से मेरे पैशन को मैच करता हो। मैं बहुत एडवेंचरस थी, पहले बता दो। मैं मतलब रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, ये सब कुछ हो गया। अगर क्लिफ से किसी ने एक बार जंप मारनी है ना, मैं ऐसी थी, मैं 3 बार मारूंगी। तो वो चीज़ देख के ना पापा को भी लगा कि कुछ ऐसा डालना चाहिए जो मेरे पैशन से मैच करता हो। देन वी फाउंड फ्री स्टाइल स्केटिंग, जिसमें आप जो मन करे आपको वो करो। जंप्स हो गया, स्टेयर से ऊपर आना, नीचे आना, रोलिंग डाउन, डांस हो गया। देन ही थॉट कि ये तो परफेक्ट है। तो कुछ कॉम्पिटिशन्स में या ऐसा आपने कुछ स्टार्ट किया, फिर जाना आना, शिरकत करनी? हाँ, ऑफ कोर्स। मैं नेशनल, जब से मैंने स्केटिंग सीखी है तब से लेके अब तक मैं अराउंड आई थिंक 6-7 ईयर्स तक नेशनल्स जा रही हूँ, और हर साल मैं मेडलिस्ट रही हूँ। हाँ, तो वहाँ पे जो बंदे का माइंडसेट है वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो आप इंडिविजुअली करती हैं, फ्री स्टाइल करती हैं, करती थी, तो वहाँ पे आपका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं हुआ करता था, खाली आपके इर्द गिर्द या आपके पापा हैं या फ्रेंड्स हैं आपको बूस्ट करने वाले हैं। अभी भी हम जब बाहर शॉट्स ले रहे थे, तो जैसे ही आपने स्पिन किया तो बंदे बोल रहे हैं वाओ, आते जाते भी रुक करके बोल रहे हैं। तो वहाँ पे जिनको नॉलेज भी नहीं है, जिनका पैशन नहीं है, जिन्होंने पहली बार देखा है, तो वो तो आपको मोटिवेट करेंगे, तो वो तो वाह वाह करेंगे। पर वहाँ पे जहाँ पे आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो वहाँ पे आपका एक माइंडसेट कैसा होता है, तो कंडीशन कैसी होती है? मैं एक बार तो वहाँ का जो भी बच्चे खेल रहे थे या प्रैक्टिस कर रहे थे, वो देख के काफ़ी हैरान थी, क्योंकि मैंने हमेशा से यूट्यूब या आप लोग आलो सोशल मीडिया से सीखा है। पापा ने भी वहीं से वीडियोस ट्यूटोरियल्स देखते थे एंड मुझे समझाते थे। तो मैंने वो एक चीज़ देखी हुई है, और जब मैंने एक्चुअल लाइक स्केट पार्क में देखा कि कैसे रैम्प्स होते हैं, एक साथ कंपैक्ट चीज़ देखी, तो आई वाज सो शॉक कि ऐसा भी कुछ होता है। देन
और मैं एक्चुअली हमेशा से मैंने यूट्यूब से सीखा है, तो वहाँ का जो लेवल होता है वो हमेशा इंटरनेशनल लेवल होता है। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करती उस लेवल को देख के। जब मैं नेशनल्स खेलने गई तो मैंने उसी माइंडसेट से किया कि मेरे को अभी कुछ भी नहीं आता। मैंने अपना पूरा रन किया एंड आई वाज फिनिश्ड। तो सभी ने किया अपना अपना। लेटर ऑन मुझे पता लगा कि जो चीज़ मैंने करी है वो वन ऑफ दी बेस्ट था इंडिया में, और उसके कारण मैंने अपने मेडन अटेम्प्ट में रोलर फ्रीस्टाइल के मेडन अटेम्प्ट में गोल्ड लेके आई थी चंडीगढ़ के लिए। वाओ। मतलब मेरी वहाँ लाइक अदर कोचेस से भी बात हुई तो वो कहते कि तुम्हारे एक जंप ने ही तुम्हें इतना मार्क्स दे दी कि तुमने सभी को कवर अप कर लिया। मैं शौक कि सब अच्छा कर रहे हैं यार, मेरा क्या अलग है इसमें। बोलते कि तुम्हारा जो चीज़ है ना, तुमने 7 स्टेयर्स से जंप मारी है और उन्होंने सब कुछ करा है रैंप वगैरह, बट किसी ने जंप नहीं मारी और वो चीज़ बहुत टफ है। जी। अच्छा, तो आपने स्केटिंग में बहुत सारी इनोवेशंस की हैं, तो स्टेप बाय स्टेप एक बार ये बता दें लोगों को जो हमें देख रहे हैं, कौन कौन सी इनोवेशंस थी और कैसे कैसे माइंड में आती रही और आप उनको प्रैक्टिस करती रही? सबसे पहली इनोवेशन तो थी मेरी रोलिंग डाउन ऑन स्टेयर्स। शुरू से एडवेंचरस थी तो जंप्स वगैरह तो मारती रहती थी। तो रोलिंग डाउन ऑन स्टेयर्स मैंने बाहर किसी और का देखा एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट। पहले 1 स्टेयर पे, 2 स्टेयर्स पे, 3 स्टेयर्स पे। अब मैंने आई थिंक मैक्सिमम अराउंड 12 स्टेयर्स किया हुआ है रोलिंग स्ट्रेट डाउन। तो उसके बाद ये जब इनोवेट किया मैंने तो मुझे पता लगा कि मैं इंडिया में फर्स्ट हूँ। एंड ये गेम ऐसी कही जाती है कि लड़कों की है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत गिरना होता है। एंड मी बीइंग अ गर्ल, मैं पहली ऐसी बच्ची थी जिसने रोलिंग डाउन ऑन स्टेयर्स इंडिया में किया है। किसी लड़के ने भी नहीं किया। वाओ। उसके बाद आया भांगड़ा ऑन स्केट्स। पंजाबी सीखी ते भांगड़ा सभी को आता ही है। भांगड़ा जब मैं स्केट्स पे करने लगी तो और इंस्पिरेशन के लिए मैंने वीडियो सर्च करी कि देखती हूँ कि कोई और भी तो भांगड़ा ऑन स्केट्स कर रहा होगा। उसका देखते हैं कि मुझे ना 2-3 स्ट्रगल्स आ रहे थे बीच में। भांगड़ा आप भी कर दी होगे तो पता ही होगा, जब आप कोई भी स्टेप करते हो आपको एक पैर पे स्टेबल रहना होता है और स्केट्स पे क्या होता है, वो स्केट्स मूव करते रहते हैं। तो मुझे वो चीज़ देखनी थी कि और बच्चे किस तरह उसको मैनेज कर रहे हैं। जब वो चीज़ देखने के लिए इंटरनेट खोला, हमें पता लगा कोई ये करता ही नहीं है। इंडिया छोड़ो, बाहर भी कोई नहीं करता। तब हमें एक माइंड में आया कि अब भांगड़ा ऑन स्केट्स को एक बड़े लेवल पे लेके आंदे हैं ते पूरे वर्ल्ड में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। वंडरफुल। और इसके अलावा और क्या क्या इनोवेशंस थी? इसके अलावा योगा ऑन स्केट्स। योगा फिटनेस सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कहूँगी मैं खुद सुबह रोज़ उठ के योगा करती हूँ। योगा ऑन स्केट्स सेम ऐसे ही ख्याल आया, कभी सोचा नहीं था, बट ये है कि मैं ट्राई करती हूँ कि हर एक चीज़ को जो मैं विदाउट स्केट्स कर पाऊँ उसको मैं ऑन स्केट्स भी ट्राई करूँ, ताकि मैं कुछ नया नया लेके आती रहूँ और बच्चों को इंस्पिरेशन दूँ कि वो भी कुछ ऐसा ट्राई करें। जी। जब आपका नाम गिनीज बुक में आया तो स्कूल में टीचर्स का, आपके फ्रेंड्स का, व्हाट वाज देयर रिएक्शन? मैं कैसे बताऊँ, मतलब जब मुझे खुद को पता लगा मैं तो बहुत ही खुश थी। अगले दिन जब मैं स्कूल में मिठाई वगैरह लेके गई कि टीचर्स को बताया कि मेरा ऐसा ऐसा आया, प्रिंसिपल को बताया, शी वॉज वेरी हैप्पी। मतलब वो अपनी सीट से खुद खड़े होके पहले उन्होंने मदर को हग किया, देन शी हग मी कि वाओ क्या आपने कैसे करा। एंड मतलब उनके फेस से पता लग रहा था कि वो उतना खुश थे, जी जेन्युइन खुश थे। एंड मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा। हर टीचर ने बहुत अप्रिशिएट किया, बच्चे बहुत खुश हो गए, क्लासमेट्स, ये लड़की मेरी क्लास में है, इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है अभी। तो जानवी, जैसे ये बहुत बड़ी बात है ना, गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा देना बहुत बहुत बड़ी बात है। तो इसका हमें फाइनेंशियली कोई फ़ायदा होता है जहाँ खाली वाह मिलती है लोगों से? ठीक है, चैनल्स आपको अप्रोच करते हैं, आपकी बहुत सारी इंटरव्यूज़ हो चुकी हैं, आप फेमस हो गई हैं, पर इसके अलावा अगर हम कहें कि कहीं से कोई जॉब ऑफ़र है, या कहीं से कोई कोच आपको अप्रोच कर रहा है, जहाँ कोई फाइनेंशियल हमको सपोर्ट कोई करने की कोशिश कर रहा है, जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ है, तो क्या हमें ये कोई फ़ायदा है या नहीं है? मैं अभी तक तो, जैसे आपने कहा, अभी तक सिर्फ मीडिया ही मुझे कवर कर रहे हैं या बुला रहे हैं। एज सच फाइनेंशियल एड मुझे कहीं से भी नहीं मिली है। एंड मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी, क्योंकि अब मैंने भांगड़ा ऑन स्केट्स इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड में, स्टेट अवार्डी हूँ, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अवार्डी हूँ, स्पोर्ट्स में नेशनल चैम्पियन रही हूँ, अभी 6-7 सालों से मेडलिस्ट हूँ जी।
इन सब के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे मुझे एड नहीं मिल रही। गवर्नमेंट का ही देखने, अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई फील मैं ऐसा नहीं कहूँगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हूँ। और यही होप करूँगी कि उनके पास ये पहुँचे थे, वो भी देख पाएँ कि हाँ ऐसी कोई लड़की है और मुझे जैसे फाइनेंशियल एड चाहिए तो वो मुझे दे पाएँ कुछ। अच्छा, इसके अलावा मेरे मन में एक और भी सवाल है, तो वो ये कि जैसे क्रिकेट में हम सब जानते हैं, हॉकी में जानते हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जब हम स्केटिंग की बात करते हैं, खास करके आपके जॉनर की बात करते हैं, तो उसमें कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जब आप कॉम्पिटिशन्स में जाती हैं तब? यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक रूल्स होते हैं हमारे। 3 लाइंस होती हैं कोन्स की, इतने कोन्स होते हैं, एंड तीनों लाइंस के कोन्स की बीच में डिस्टेंस अलग अलग होता है। एक में होता है 50 सेंटीमीटर, एक में 80 सेंटीमीटर और एक में 120 सेंटीमीटर। आपको ग्रेड्स मिलते हैं अपने आर्टिस्टिक और ट्रिक्स के लिए। मैं कहूँगी आर्टिस्टिक वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्टिक्स है इंडिया में, एंड उसके हमारे 70 मार्क्स होते हैं। ट्रिक्स के लिए 60 मार्क्स होते हैं। जितना हाई ग्रेड ट्रिक होगा उतने ज़्यादा मार्क्स। टॉप ट्रिक्स में हमारा आता है कि आपको 8 व्हील्स होते हैं स्केट्स पे, हमें सिर्फ एक व्हील एक स्केट के ऊपर कुछ ट्रिक्स करनी है, सर्कल करने हैं, शिफ्ट्स करने हैं। इन सब के मैं कहूँगी सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं। और रेस्ट आपका जितना अच्छा फ्लो होगा, जितना अच्छा आप डांस करोगे, सॉन्ग के ऊपर थीम होएगी, कपड़े होंगे, म्यूज़िक होगा, उस सब पे आपको आर्टिस्टिक रेटिंग मिलती है। जी, अब तक आपने जितना भी करा है, तो जैसे आपके फादर भी बता रहे थे कि उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती, पर अभी जब आपने आगे जाना है तो आपको कोचिंग की ज़रूरत भी होगी। तो इंटरनेशनल अगर आप जाएंगी, खेलेंगी या परफॉर्म करेंगी, तो ऑफ कोर्स जाने आने का खर्चा, कोचिंग की फ़ीस, तो एक लंबा चौड़ा ताम झाम जो है सिस्टम जो है फाइनेंशियल भी, वो भी चाहिए। और हम लोग जिन किस्म की फैमिलीज से आते हैं, तो ऑफ कोर्स कि सारा कुछ जो है वो एक सीमित उसमें ही होता है ना। तो फिर आप अब जब इंटरनेशनल जाना चाहती हैं, मतलब आपके अपने आप के रिगार्डिंग क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या गोल्स हैं? जब इंटरनेशनल जाएंगी तो कैसे मैनेज करेंगी? मुझे ऐसा लगता है अगर मुझे वो फाइनेंशियल एड मिल जाए इंटरनेशनल जाने के लिए, तो मेरे में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। बिकॉज जितने भी अब मेरे कंपटीटर्स हैं वो सारे इंटरनेशनल जा चुके हैं। अगर एक बार जाते हैं तो 2-2 महीने वहीं रहते हैं एंड प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आते हैं। अभी मुझे क्या हो रहा है कि मेरे को एक टाइप पे सब कुछ करना है। उस जितना कोचिंग मैं इंडिया में ले सकती थी या जितना मैं सीख सकती थी खुद पर, उतना कर चुकी हूँ। इससे आगे मेरे को एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग चाहिए ही चाहिए। और मुझे इतना पता है अगर मुझे 1 या 2 भी इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स मिल गई, मैं इंडिया के लिए पक्का कुछ ना कुछ लेके आऊँगी, क्योंकि मेरा आर्टिस्टिक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। और अगर मेरे को ट्रिक्स में हेल्प हो गई जी, तो आई फील कि इंडिया एक बहुत अलग लेवल पे जाएगा स्केटिंग के। तो जानवी, जैसे हम बात करते हैं कि जैसे और बच्चे हैं जो फाइनेंशियली बहुत बढ़िया हैं या जिनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, तो कभी कभी मन में ये सवाल नहीं आता है कि क्या स्पोर्ट्स उन्हीं के लिए रह गई हैं, हमारे लिए या हम जैसे लोगों के लिए इसका कोई मायना नहीं है? जहाँ जैसे हम बात करते हैं कि इंडिया के मेडल्स नहीं आते हैं, भाई हम स्पोर्ट्स में बहुत नीचे हैं, तो क्या गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए? आपके मन में जब ये इस तरह के ख्याल आते हैं तो क्या होता है? ऑफ कोर्स आते हैं ऐसे ख्याल कि अगर थोड़ा शायद से उन फैमिली से होती मैं तो मेरे लिए इजी होता। बट देखा जाए तो मैं तो यही कहूँगी कि गवर्नमेंट को स्कूल्स में पूछना चाहिए कि कौन से बच्चे हैं ऐसे। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ, तो अगर उन्हें वहाँ से अगर कुछ पता लगे, ऐसे मेरा नहीं बट मेरे जैसे और भी बच्चों का, तो मेरी फाइनेंशियल इतना वीक नहीं है। जिनका मेरे से भी वीक है उनका सोचिए, मैं फिर भी स्केट्स अफोर्ड कर सकती हूँ। कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्केट्स भी नहीं अफोर्ड कर सकते जी। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को अगर उनके अंदर वो टैलेंट है तो उन सभी को एक हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो भी
इंडिया का नाम रोशन कर सकते। बिल्कुल, जिसमें जुनून होता है, जैसे अभी तक आपने कोई कोचिंग नहीं ली है तो इस लेवल पे पहुंच गई हैं, तो बंदे के अंदर जुनून हो तो सब कुछ हो सकता है। यूनिवर्स जो है वो सेम वाइब्रेशन के लोगों को, ऑरा को अट्रैक्ट करता है, तो यही हम आपके लिए भी कामना करते हैं। तो बस भी आखिरी बात पे मैं समेटूंगी इस प्रोग्राम को, वो ये कि डाइट का बहुत ज़्यादा जो योगदान है इस चीज़ में है। तो डाइट आप अपनी कैसे मैनेज करती हैं, डाइट कैसे लेती हैं, क्या क्या लेती हैं? तो ये मेरे लिए बहुत क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर जानने के लिए कि क्या क्या एक स्पोर्ट्समैन को लेना चाहिए, खास करके स्केटिंग वाले को, या सभी स्पोर्ट्समैन की डाइट जो है वो सेम होती है? डाइट के लिए मैं कहूँगी प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखिए, सप्लीमेंट्स नहीं, नेचुरल प्रोटीन। बॉइल्ड चिकन हो गया, एग्स हो गए बॉइल्ड, कुछ भी। मैं पर्सनली बहुत पिकी ईटर हूँ मैं तो ऐसी हूँ कि अगर मुझे ज़बरदस्ती खिलाया जाएगा तब मैं खा लूँगी, खुद मैं कुछ नहीं खाती। तो वही है कि मैं कहूँगी फैमिली अगर मुझे फोर्स ना करती खाने को तो मैं खाती भी ना। एंड हाँ, किसी भी स्पोर्ट्स वाले पर्सन को एक अपनी डाइट बहुत फिक्स रखनी चाहिए जो उन्हें सूट करती है। अगर वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है वो लीजिए, प्रोटीन मोस्टली स्पोर्ट्स पर्सन को ज़्यादा चाहिए होता है जी, तो अपना वो रखिए, बट सप्लीमेंट्स नहीं, नेचुरल इंटेक। जाते जाते मैं ये जानना चाहूँगी कि आप तो जो कर रही हैं, आपका नाम बन गया है, आप स्क्रीन पे आ रही हैं, बड़े बड़े चैनल आपको बुला रहे हैं, पर इसके पीछे की जो तपस्या है वो आपके पापा की सबसे ज़्यादा है, आपकी मम्मी की भी है, आपके भाई बहनों की भी होगी। तो ये थोड़ा सा जो है जाते जाते इसको कंपाइल कर दें। मैं यही कहूँगी कि अगर मुझे फैमिली की सपोर्ट ना होती या पापा को ये जुनून ना होता कि मुझे एक अलग लेवल पे लेके आना है, तो शायद मैं आपके पास ना बैठी होती, या किसी को भी नहीं पता होता कि स्केटर जानवी कौन है या भांगड़ा ऑन स्केट्स क्या है, किसी को नहीं पता होता। मुझे ऐसा लगता है अगर और भी पेरेंट्स इस तरह अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उन्हें सपोर्ट करे तो वो सारे ही एक अलग लेवल पे आ सके। एंड मैं बच्चों को भी यही कहूँगी कि अपने पेरेंट्स का एक बार थोड़ा ओपिनियन सुनना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं, आप जो कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। मेरे को ऐसा लगता है गिव एंड टेक रिलेशन होता है। अगर पापा ने मुझे गिव करा है तो मैंने टेक भी किया है और उसको वापस भी दिया है जी, तभी शायद मैं यहाँ पे बैठी हूँ। एंड हर एक फैमिली को ये एक बार प्रोवाइड आजमाना चाहिए। वंडरफुल, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और मैं ये उम्मीद के साथ ही प्रोग्राम ख़त्म कर रही हूँ कि जिसने भी ये प्रोग्राम सुना है उसके लिए ये सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही यूज़फुल होगी, और जो कुछ भी करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो उम्मीद की जो किरण है उसको पकड़ें, उसको फॉलो करें। आप अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को और अपनी एम्बिशंस को जितना पानी देंगे उतना वो पौधा बनेगा, फिर वृक्ष बनेगा। और एक दिन जैसे एक महात्मा ने बड़ी खूबसूरत बात बताई थी कि जो बरगद का पेड़ होता है वो शुरू में एक छोटा सा बीज होता है, इतना जितना अजवाइन का बीज होता है, तो उसको माली जो है वो वाड़ लगाता है और उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई बकरी या कोई और जानवर उसको खा ना जाए। धीरे धीरे वो बड़ा होता रहता है और एक दिन वो इतना बड़ा, विशाल और सुडौल बन जाता है कि हाथी भी आए तो उसको हिला नहीं सकता। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें वो मेहनत करनी होती है, और जानवी को यहाँ तक पहुँचाने में उसके पेरेंट्स का हाथ है, और उन्होंने वो बाढ़ का काम किया है जो अभी आगे जाके इसको पेड़ बनने में मदद करेंगे। सो उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम सलीका आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। मुझे गुरनीत कौर, जानवी को इजाज़त दें प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करने की। आप देखते रहें तान।